बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 5 फरवरी और पाकिस्तान में पीर की शाम। आज अभी तक की इम्पोर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले आज आपके सामने रखेंगे कि 8 फरवरी को जिस दिन आपने वोट डालना है, आपको क्या क्या दरकार है। कौन सा डॉक्यूमेंट, शनाख्ती कार्ड चाहिए या कुछ और चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए जिसकी वजह से आप वोट डाल सकेंगे, और क्या नहीं होगा तो फिर वोट नहीं डाल सकेंगे, ये बताएंगे। और फिर वोट डालने के जो डिफरेंट मुख्तलिफ मराहल हैं वो आपको बताएंगे कि घर से निकल के वोट कास्ट करने के दरमियान में कौन कौन से मराहल हैं, कहाँ पर आपने किस किस चीज़ के ऊपर गौर करना है और पूरी जिम्मेदारी से उस काम को करना है ताकि आपका वोट ढल भी सके और ख़राब भी ना किया जा सके, चोरी भी ना किया जा सके। ये तमाम तफसील पहले मरहले में आपके सामने रखते हैं। दूसरे मरहले में आपके सामने रखेंगे, हमने आपके सामने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी की थी कि एक साद साहब हैं जो इलेक्शन को मैनेज कर रहे हैं। आज वो स्टोरी करने के बाद खुलकर मैदान में आ गए हैं। आज उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की है। जी हाँ, कर्नल रिटायर्ड साद जो हैं, जिनको रखा गया था, स्पेशली टास्क किया गया था ईएमएस या आरएमएस जो भी आजकल कहा जा रहा है इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को, उसको बनाने, रन करने, हैंडल करने, इनके साथ एक राव इमरान भी हैं। वो किस डिपार्टमेंट से, वो भी आप बता दीजिए वरना हम बता देंगे, हमें तो पता है। बहरहाल कर्नल और जनरल साहब के दरमियान में सख्त मुकाबला है कि धांधली कैसे करनी है। पूरी तफसील आपके सामने इसकी भी रखेंगे। अब आते हैं जी 8 फरवरी के दिन। 8 फरवरी को वोट पड़ना है। हम इस पर बात करते हैं कि 8 फरवरी को आपने क्या कुछ करना है जिससे आपका वोट दुरुस्त तरीके से और कामयाबी से कास्ट हो जाए और आपका वोट डलने के बाद काउंट भी हो जाए। ये ना हो कि वोट आपका ख़राब हो जाए। तो किन चीज़ों का आपने ख्याल करना है, इस हिस्से में हम आपको वो तमाम इन्फॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले तो जहन में रखिए कि आपने 8300 के ऊपर, 8300 के ऊपर आज ही एसएमएस डाल के अपने वोट की इंफॉर्मेशन मालूम कर लीजिए। ये स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपने ये नहीं सोचना कि ये कोई, अक्सर आप सोचते हैं कि वहाँ पोलिंग स्टेशन जाना है, कोई पर्ची बननी है जिसके ऊपर अंदर जाके आपने वोट डालना है। कोई पर्ची नहीं बननी। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको अपने मोबाइल फ़ोन में ना रखिए प्लीज़, क्योंकि मोबाइल फ़ोन आपको उन्होंने अंदर नहीं लेके जाने देना। अभी जब आप मेरी बात सुन रहे हैं, जिन दोस्तों के पास ये इन्फॉर्मेशन है अभी, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे, अभी इस वीलॉग के फ़ौरन बाद पेंसिल और पर्ची लें, घर से कोई पेपर लें, उसको फाड़ लें, उसका कुछ हिस्सा फाड़ लें, कोई साफ कागज़ लें, उसके ऊपर ये इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए। ये इन्फॉर्मेशन क्या है आपको पता है, हम बता चुके हैं। सबसे ऊपर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होना चाहिए, उसके नीचे आपका शुमारियाती ब्लॉक कोड है। ये आपको कहाँ से मिलेगा शुमारियाती ब्लॉक कोड? मैंने आपको बताया कि 8300 पर जब आप मैसेज करेंगे तो ये मैंने जो आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखी है, ये इसमें शनाख्ती कार्ड नंबर मैंने थोड़ा सा अदल बदल किया है ताकि किसी का शनाख्ती कार्ड नंबर आपके यहाँ पर हम नशर ना कर दें। तो ये फेक शनाख्ती कार्ड नंबर है, लेकिन आप यहाँ पर जारी बात है अपना असल शनाख्ती कार्ड नंबर जो आपका है वो लिखेंगे पर्ची के ऊपर। सबसे ऊपर नीचे शुमारियाती ब्लॉक कोड, ये भी आपका अपना होगा जो 8300 से आपको मिलेगा, आप वो लिखेंगे। ये वाला नहीं लिख लेना। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको कईयों को हंसी आएगी कि आप हमें इतना पागल समझते हैं, लेकिन गाँव में, देहात में हमारे कुछ दोस्त हैं जो गलती कर सकते हैं। वो सोच सकते हैं कि डॉक्टर साहब ये दिखा रहे हैं तो शायद यही वाला लिखना है, यही इन्फॉर्मेशन है। नहीं, ये नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको एक स्पेसिमन सांचा दिखा रहा हूं कि ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन कहां से मिलनी है? ये 8300 के ऊपर आपने जब मैसेज करना है तो टेक्स्ट मैसेज के जवाब में बिल्कुल इसी तरह का मैसेज, आपको जिस तरह का मैं दिखा रहा हूं ना, इसी तरह का मैसेज आना है। उसमें आपके नंबर मुख्तलिफ होने हैं क्योंकि वो आपके होने हैं। ये तो रावलपिंडी के एक हल्के के नंबर हैं, जारी बात है। उसमें शुमारियाती ब्लॉक कोड भी फ़र्क है, घराना नंबर भी फ़र्क है, सिलसिला नंबर भी फ़र्क है, आपका फ़र्क होना है। तो पहले शनाख्ती कार्ड नंबर, उसके नीचे शुमारियाती ब्लॉक कोड आपका उसी मैसेज में से लेके आपने लिख लेना है। सिलसिला नंबर भी उसी मैसेज के अंदर आपका आना है। फिर घराना नंबर भी आपका उसी मैसेज के अंदर आना है, वो आपने लिख लिया। फिर आपका आगे, ये तो आपकी हो गई पर्ची। इस पर्ची पे इतनी चीज़ें लिखनी और कुछ नहीं लिखना। उसके बाद आपने, जारी बात, आपका कौमी असम्बली का जो हल्का नंबर है वो आ जाना लिखा हुआ, वो लिख लें बेशक, लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर लिख लें तो क्योंकि उसी 8300 के मैसेज में आएगा। फिर सूबाई असम्बली का हल्का नंबर भी आ जाएगा। फिर आपके पोलिंग स्टेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मर्द हजरात के और औरतों के पोलिंग स्टेशन
मुख्तलिफ होते हैं। तो पूरा पोलिंग स्टेशन का एड्रेस लिखिए। पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर है गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए ख़वातीन ख़याबान सर सैयद रावलपिंडी बराए मर्द, क्योंकि वहाँ पर 2 होंगे पोलिंग स्टेशन, औरतों के अलग होंगे मर्दों के अलग होंगे। इसे ख़ास तौर पर लिख लें ताकि अगर आप वहाँ किसी से रास्ता पूछें तो वो देख के बता सके। वैसे तो जब आप पूछेंगे वो आपको देख के, जो समझदार बंदा होगा उसको पता होगा मर्द पूछ रहा है तो उसको किस पोलिंग स्टेशन पे भेजना है, औरत को किस पोलिंग स्टेशन पे भेजना है। तो ये है आपकी पर्ची। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पर्ची कोई आपके जहन में अगर ये है कि वहाँ से आपको पर्ची मिलनी है, कोई ख़ास रंग की पर्ची होनी, ख़ास तरह की, ख़ास तरतीब की, वो बिल्कुल छपाई हुई होती हैं पर्चियाँ, कैंडिडेट्स ने उस पर लाइनें लगी होती हैं, अपनी अपनी पर्ची का झंडा बना होता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। साफ कागज़ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर चाहिए, आपका शुमारियाती ब्लॉक कोड चाहिए, आपका सिलसिला नंबर चाहिए, आपका घराना नंबर चाहिए, आपके ज़ारी बात है आपको हल्का पता होना चाहिए, ऊपर लिख लें वो भी पर्ची पे कि कौमी असम्बली का कौन सा है, सूबाई असम्बली का कौन सा है, और आपका पोलिंग स्टेशन का एड्रेस आपको चाहिए। ये सफ़ेद पर्ची पे लिख लें, किसी रंग की पर्ची पे लिख लें, या आपके पास हाथ से पेन से लिख के ये साथ ले जाइए। मोबाइल फ़ोन में ये इन्फॉर्मेशन ना लेके जाइए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन अंदर नहीं जाएगा। और ये आखिरी मिनट तक ये ना सोचिए बाहर तो मेरे पास होगा मैं वहाँ लिख लूँगा, ये पहले से या लिख लूँगी, ये पहले से लिख के रखिए। अच्छा जी, अब आपको चाहिए क्या वोट डालने के लिए? आपके पास आपका कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। जी हाँ, जो नादरा का इशूड आपका कौमी शनाख्ती कार्ड, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो आपका है, उसके ऊपर आप वोट डाल सकते हैं। किसी और डॉक्यूमेंट के ऊपर आप वोट नहीं डाल सकते। यहाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर्ड है, उसकी तारीख जो है वो तनसीख हो चुकी है, मीन वो एक्सपायर हो चुका है, फिर भी कोई मसला नहीं, उस पर भी आप वोट डाल सकते हैं। एक्सपायर्ड शनाख्ती कार्ड के ऊपर भी आप वोट डाल सकते हैं, लेकिन किसी और शनाख्ती, मसलन पासपोर्ट, ड्राइवर्स लाइसेंस, मसलन असले का लाइसेंस, या कोई और आपके दफ्तर का कार्ड, आपका कोई और जिसके ऊपर आपको लगता है कि ये इससे मेरी आइडेंटिटी, मेरी शनाख्त प्रूव होगी, नहीं। वोट डालने के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता बनाया, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ शनाख्ती कार्ड से वोट आप डाल सकते हैं। हाँ, ये आपको एक सहूलत है कि अगर आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर्ड हुआ है, आपने वो उसका दोबारा इजरा नहीं करवाया, नया शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाया, तो आपके पास नादरा का अगर शनाख्ती कार्ड एक्सपायर्ड भी है तो वो आप ले जाकर देंगे, तो उस पर आप वोट डाल लेंगे। असली शनाख्ती कार्ड चाहिए, फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी, तो ये भी नोट कर लें। अच्छा जी, जो अगली इसके बाद इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन आपको ये है कि आप पर्ची लेके, अपना शनाख्ती कार्ड लेके, ये पर्ची जो आपने खुद बनाई है घर पे, ये पर्ची लेके और अपना शनाख्ती कार्ड लेके आप पोलिंग स्टेशन पे पहुंचेंगे। जब आपके पास ये दोनों चीज़ें होंगी ना, तो आपको बाहर किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं होगी। जो बाहर कैंप लगे हैं, और नून लीग का है, PTI का है, पीपल्स पार्टी का, आपको किसी की, वैसे आप खड़े होना चाहें, बात करना चाहें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन किसी की आपको ज़रूरत नहीं होगी। टेक्निकली आपके पास सब कुछ है। आप पोलिंग स्टेशन के अंदर जाएंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर या जो भी वहाँ ऑफिसर बैठा, वो जाहिर बात है आपको नज़र आएगा, जो सारे लोग कर रहे हैं वही ये देखकर आपने करना है। वो जो वहाँ पर खड़े हैं वो सबसे पहले आपसे आपका शनाख्ती कार्ड मांगेंगे अंदर पोलिंग स्टेशन के, ठीक है ना, जहाँ पर वोट पड़ रहा है अंदर। आप उनको अपना शनाख्ती कार्ड देंगे, जारी बात लाइन में जो आपसे पहले लगा हुआ है वो भी अपना शनाख्ती कार्ड देकर यही करवा रहा। उनके सामने एक लिस्ट होती है, वो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर देखेंगे और साथ वो पर्ची देंगे आप उन्हें, जो आपने हाथ से बनाई हुई है। उस पर्ची से वो आपका वो तमाम चीज़ें देखेंगे, उस लिस्ट को खोलेंगे, लिस्ट के ऊपर वो टिक मार्क करेंगे, वहाँ पर एक रजिस्टर होगा जिसके सामने वो आपसे अंगूठा लगवाएंगे, ठीक है ना। वो आपके उस रजिस्टर के अंदर वो आपके सामने आपसे अंगूठा लगवाएंगे कि आप वोट डालने आए हैं और आपको हम बैलेट पेपर इशू कर रहे हैं। वहाँ पर आप अंगूठा लगाएंगे तो फिर आपको वो 2 बैलेट पेपर वहाँ से जारी किए जाएंगे। 2 बैलेट पेपर जो जारी किए जाएंगे, एक हरे रंग का बैलेट पेपर होगा और एक सफ़ेद रंग का होगा। हरे रंग का जो है वो कौमी असम्बली के उम्मीदवार के लिए होगा, और सफ़ेद रंग का जो है वो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार का बैलेट पेपर होगा। ये दोनों बैलेट पेपर लेकर और वो आपको मोहर जो है वो देंगे, या वो मोहर अंदर पड़ी होती है जहाँ पैड पड़ा होता है और मोहर पड़ी होती है, वो आपने मोहर जो है वो लेके वहाँ पर जाकर अंदर वोट कास्ट करना है। अच्छा, अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब बैलेट पेपर जो है वो, जारी बात मेरे पास वो एग्जैक्ट साइज़ तो नहीं है पेपर का, लेकिन बैलेट पेपर इस तरीके से होगा, अगर आप देखें उसके ऊपर ऐसे खानों के अंदर उम्मीदवार का नाम और उसका जो इंतखाबी निशान है सामने होगा, फिर दूसरे उम्मीदवार का नाम और इंतखाबी निशान होगा, फिर तीसरे उम्मीदवार का नाम और इंतखाबी निशान होगा, फिर चौथे का, ऐसे लाइन में इंतखाबी उम्मीदवार का नाम और इंतखाबी निशान होगा।
आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार है उसका नाम और इंतखाबी निशान जो है वो क्या है। मतलब कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है उसका नाम और इंतखाबी निशान ये आप अभी से पता कर लें। अच्छा, अब आप पूछ रहे होंगे उसके निशानों का तरीका क्या है। तो अगर आप इमरान खान की फेसबुक पे जाएं और इमरान खान को मैसेज करें अपने हल्के का नंबर, आपके हल्के का नंबर क्या होगा, वो जब आप 8300 के ऊपर मैसेज करेंगे अपना शनाख्ती कार्ड तो आपके हल्के का नंबर वहाँ पर आ जाएगा। तो अगर इमरान खान की फेसबुक के ऊपर मैसेज में जाके इमरान खान को आप अपने हल्के का नंबर, मसलन NA है तो NA, अगर 51 है तो NA 51 लिख के भेजेंगे तो आपको कैंडिडेट का नाम, उसका इंतखाबी निशान इमरान खान बता देंगे। अगर आपकी फॉर एग्जांपल पंजाब की है तो PP, जो भी आपका आगे PP फॉर एग्जांपल कह लें कि PP आपका 107 है तो आप PP 107 लिख के भेजेंगे तो आपको वहाँ पर आपका कौन सा जो है इमरान खान का कैंडिडेट है और उसका क्या निशान है ये सामने आ जाएगा। ठीक हो गया? तो आपको पता होगा ये आपका कैंडिडेट का नाम क्या और निशान क्या है। बैलेट पेपर पर आप कौमी असम्बली वाले पर कौमी असम्बली का वो उम्मीदवार ढूंढेंगे और उसका निशान ढूंढेंगे और फिर आप उसके निशान के ऊपर, अब ये लाइनें होती हैं, पट्टियां होती हैं, ऊपर एक उम्मीदवार का नाम है दूसरा, तो मोहर लगाते हुए ऊपर या नीचे नहीं लगानी, बिल्कुल निशान के दरमियान में लगानी है। मसलन अगर फॉर एग्जांपल किसी का प्याला है तो प्याले के बिल्कुल दरमियान में वहाँ पर आपने वो छोटी सी मोहर होती है वो उसके ऊपर लगा देनी है। अच्छा, बार बार नहीं लगानी, एक ही दफ़ा मोहर लगानी है उसके ऊपर, जैसे ही निशान उसके ऊपर लग गया मोहर उठा लेनी है। वहाँ पर एक बड़ी ख़ास चीज़ है जो गलती करते हैं लोग, वो आपने नहीं करनी। मोहर लगाने के बाद लोग फौरी तौर पर, ये बैलेट पेपर है फॉर एग्जांपल, यहाँ उम्मीदवार का नाम था, असल में तो उर्दू में होगा तो इस तरफ से नाम होगा और यहाँ निशान होगा, ठीक है ना, इस तरफ से नाम होगा, यहाँ निशान होगा। तो यहाँ आपने मोहर लगाई निशान के ऊपर और फ़ौरन लोग क्या करते हैं, इसको पकड़ के इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं। अब जब आप इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे फॉर एग्जांपल, तो ज़रा गौर कीजिए कि अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ नाम था, यहाँ आपने यहाँ मोहर लगाई तो नीचे यहाँ भी किसी कैंडिडेट का निशान होगा, किसी और कैंडिडेट का, सारी बात है आपके कैंडिडेट का नहीं होगा लेकिन किसी और का होगा और यहाँ उसका नाम होगा। अब यहाँ आपकी मोहर लगी हुई है, स्याही गीली है, आपने जैसे ही इसको फोल्ड किया तो ये जगह जो पेपर की है ये सीधी जो है ये इसके ऊपर लग रही है आके, तो ये मोहर उसके निशान के ऊपर भी छप जाएगी आपकी। इसको कहते हैं डबल स्टैंपिंग। और वो तो बहाना ढूंढ रहे हैं चौधरी निज़ामुद्दीन आपका वोट जो है उसको कैंसिल करने का, तो जैसे ही यहाँ वाली मोहर यहाँ लग जाएगी तो आपका वोट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आपने करना क्या है, आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ये ज़रा गौर रखिए, इधर नाम है इधर निशान है तो आपने ऐसे फोल्ड करना है। आपने इसको इस तरीके से फोल्ड जब आप करेंगे पेपर को, ये क्योंकि जारी बात है और तरह का पेपर है, आपके पास बैलेट पेपर और होगा, आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है पेपर को। जब आप इस तरह से फोल्ड करेंगे तो अब आप देखिए यहां पर जारी बात है निशान होगा, यहां नाम होगा। अगर आपकी मोहर छपेगी भी तो वापस नाम के ऊपर छपेगी, अपने ही कैंडिडेट के निशान पे आपने लगा दी, और अगर कुछ स्याही छपेगी तो नाम पे। बेहतर तो है कि उसको थोड़ा सा खुश्क कर लें, मीन लगाने के बाद अगर आप 3 4 5 सेकंड भी ऐसे से कर लेंगे तो वो वोट जो है वो अब ऐसे से करते हुए आपने पेपर नहीं फाड़ लेना क्योंकि वो रद्दी सा पेपर होता है बड़ा, लेकिन मेरा कहने का मतलब उसे हल्की सी हवा लगा लेंगे तो वो ड्राई हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी तो फिर आपने इस तरीके से उसको फोल्ड करके जाके, जब आपने एक दफ़ा ऐसे फोल्ड कर लिया फिर आप भले ऐसे भी एक एग्जाम्पल देता हूँ फोल्ड कर लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, बाद में दूसरा फोल्ड जो है वो ऐसे भी, क्योंकि वो मोहर ने जहां लगना था वो लग गई। और उसके बाद आपने किसी को वोट नहीं देना। बहुत सारे वहां पर लोग होंगे जो कहेंगे लाइन लाइन मैं डाल देता हूं आपके लिए, वहां आपको रश कई दफ़ा होता है, एक बंदा खड़ा है या 2 बंदे खड़े, उनके पीछे आपको जाके कतार में खड़े होके उस बॉक्स के अंदर आपने वोट डालना है, बैलेट बॉक्स के अंदर, तो वो कहेगा लाइन जी मुझे दे दे मैं डाल देता हूं। नहीं, आपका जानने वाला भी है, आपके मोहल्ले का लड़का भी है, कोई ज़रूरत नहीं, आप खुद अपना वोट डाल सकते हैं। अपनी मोहर खुद लगाएं अपने उम्मीदवार का नाम पता करके, और उम्मीदवार का पता पहले कर लें। वहाँ बहुत सारे बनारसी ठग होंगे उस दिन पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो आपको लास्ट टाइम पे भुलाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो उम्मीदवार है उसका नाम शब्बीर गुज्जर है, वहाँ से शब्बीर गुज्जर एडवोकेट है लाहौर से, या सलमान अकरम राजा है, तो ऐन उस वक्त जब आप जाकर पूछेंगे तो हो सकता है आपको कोई गलत बताए और फिर आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि वहाँ निशान तो PTI का बल्ला नहीं है, निशान तो डिफरेंट है। तो आपने 2 बैलेट पेपर होने, मैंने पहले भी कहा, एक ग्रीन कलर का होना है, एक वाइट कलर का होना है। वाइट कलर का जो सूबाई असम्बली के लिए, ग्रीन कलर का कौमी असम्बली के लिए, दोनों के ऊपर आपने इसी तरह से मोहर लगानी है। अच्छा, फिर एक और चीज़ होती है,
हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारी जो माएँ, खालाएँ, चाचियाँ, मामियाँ हैं, वो सारी ये समझती हैं कि वहाँ शायद कोई टाइम की कमी, आपने जल्दी नहीं, अपना तसल्ली से टाइम लीजिए। जब आप अंदर जाते हैं कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि आप आधे सेकंड में ही वोट डाल के निकालें। आप आपने 10-15 सेकंड लें, 20 सेकंड, आप अपने आराम से दोनों बैलेट पेपर्स के ऊपर मोहर लगाएं, फिर उन दोनों को जिस तरह मैंने कहा फोल्ड करें और बाहर आके एक एक करके दोनों बैलेट पेपर, अलग अलग बैलेट बॉक्स होने, उनमें आप अपने अलग अलग अपने सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के वोट जो है वो डाल दें। तो ये तरीका है। शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, असल शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। भले वो एक्सपायर हुआ है, कोई मसला नहीं, भले उसकी तारीख ख़त्म हुई हुई है, फिर भी आप वोट डाल सकेंगे। तो ये चीज़ें जहन में रखिए, अगर आप ये रख लेंगे तो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि उस दिन वक्त पर घर से निकलिए, लेट नहीं निकलिए। अगर आप ये काम कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका वोट जो है वो काउंट होगा। और ये बातें अगर आप समझते हैं कि काउंट होने का भी क्या फ़ायदा, तो जुलाई 2022 में ऐसे ही था। पूरा सिस्टम, निज़ामदीन, सब कुछ खिलाफ था पंजाब की, फिर भी आपने हुकूमत जीती थी। 20 में से आप 18 सीटें, 19 सीटें जीत गए थे, वो भी एक आध सीट धांधली करके और आपको हराई थी, लेकिन आपने हुकूमत हासिल कर ली थी पंजाब की। आप अगर वोट डालेंगे तो तमाम चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा जी, अगली स्टोरी, ये माजरत लंबी होगी लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात थी। अगली स्टोरी आपके सामने जो रखनी है, एक ही स्टोरी अगली रखूँगा, उसके बाद जो दूसरी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो कल सुबह मैं आपके सामने रखूँगा अगले अपने व्लॉग में। अभी जो इंपॉर्टेंट स्टोरी है वो है कि कर्नल और जनरल, जी मुकाबला सख्त है धांधली का। हमने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि एक साद साहब जो हैं वो एक महकमे से लाके और उनको वहाँ अपॉइंट करवाया गया, और H9 के अंदर एक बिल्डिंग लेकर वहाँ पर ये EMS या RMS जो पूरा सिस्टम है इसको मैनेज किया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन के लोगों को कुछ पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। हमने जब आपको ये स्टोरी दी तो अब कर्नल रिटायर्ड साद साहब जो हैं वो आ गए हैं, रिसेंटली रिटायर्ड हैं कर्नल साहब, वो आ गए हैं अब सामने, और उन्होंने ब्रीफिंग दी है और कि ये सिस्टम हमने कैसे प्रिपेयर किया है। उनके साथ एक राव इमरान भी थे, अगर आप उनका भी बता देते तो बेहतर होता, आपने उनका नहीं बताया। वो किस महकमे से थे, वो किस महकमे से हैं, वो क्यों आपके साथ काम कर रहे थे, ये भी बता देना चाहिए था आपको। लेकिन बहरहाल कर्नल रिटायर्ड साद साहब जो हैं, कर्नल साहब ने बताया है कि उनका जो सिस्टम है वो उन्होंने बना लिया। और जब उन्होंने लोगों ने पूछा कि वो गांव में, देहात में, दूर दराज कैसे चलेगा इंटरनेट, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, हमारा अपना नेट है, हमारा अपना सिस्टम है, हमारा अपना नेट है। ये तो बड़ा ही कमाल हो गया, इन्होंने अपना नेट बना लिया। ये अपने नेटवर्क की बात कह रहे होंगे, अपने इंटरनेट की बात नहीं कह रहे होंगे। कर्नल साहब को शायद गलती लग गई। बहरहाल इन्होंने अपना नेटवर्क बनाया होगा, इंटरनेट तो नहीं बनाया होगा, लेकिन रिपोर्ट ऐसे ही हो रहा है कि इनका अपना ही इंटरनेट है। तो अपना इंटरनेट कोई नहीं है, ये अपना ही नेटवर्क है, और वही नेटवर्क है जो ऐप्स अभी तक नहीं चल रही। और इनके सिस्टम के ऊपर रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं वो अभी से शिकायत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लगता है कि पस मंज़र में कोई और मैनेज कर रहा है। मैं आपको पहले ही स्टोरी दे चुका हूं, कर्नल रिटायर्ड साद और राव इमरान साहब H9 की एक बिल्डिंग के अंदर पिछले 2-3 महीनों से चौधरी निज़ामुद्दीन के अहकामात पर पूरे सिस्टम को बना के जकड़े हुए हैं। सिर्फ उनको पता है कि इस सिस्टम में किस तरीके से काम करना है। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि रिज़ल्ट जो है वो कितनी देर में आएगा, उन्होंने कहा ये हम नहीं बता सकते, देर भी लग सकती है। रिज़ल्ट कितनी देर में आएगा ये हम नहीं बता सकते। फिर किसी ने कहा कि क्या हम उस सिस्टम को टेस्ट कर सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा अपना नेटवर्क है, आप टेस्ट नहीं कर सकते। तो ये आज ब्रीफिंग थी जिसमें उनको ये नहीं पता कि इलेक्शन का रिजल्ट कितनी देर में अनाउंस कर सकेंगे, मीन कितना टाइम लगाता है उनका सिस्टम, नेटवर्क उनका अपना, मीन किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था, बस प्रेशर था इस टाइम आप लोगों का, तो वो ये ब्रीफिंग देनी पड़ी। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप वोट डालेंगे, ज़्यादा तादाद में डालेंगे, तो उड़ जाएंगे सारे सिस्टम, जिस तरीके से ये जुलाई 2022 में पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में उड़े थे। अब जब मैंने कहा कि कर्नल साहब बामुकाबला जनरल साहब बहुत सख्त है, तो वो मैं ये कह रहा हूं कि नादरा, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि जो सर्वर्स हैं डाटा के वो नादरा के पास पड़े हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि चलें, अगर कर्नल साद साहब का सिस्टम कुछ उलट पुलट भी कर रहा होगा तो पीछे सर्वर तो ठीक होगा। तो सर्वर जनाब जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर चेयरमैन नादरा हैं, वो उनके पास है। तो कर्नल साहब और जनरल साहब के दरमियान मामला सख्त है कि किस तरीके से इलेक्शन के नताइज जो हैं उनको सीधा रखना है, और उसके बाद आप तक इन्फॉर्मेशन क्या पहुंचनी है, आपके ऊपर इन्फॉर्मेशन क्या आनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए, मीन जिसमें इंटरनेट है, टेक्स्ट मैसेजेस हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, उसको कंट्रोल जो है
वो भी महफूज हाथों में है, आपने परेशान नहीं होना। वो चेयरमैन पीटी हैं मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान साहब। तो भाई हफीज़ साहब जो हैं वो मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान साहब, वो जो भाई हफीज़ साहब हैं वो उधर पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक क्या जानी है वो उसके उनके उनके सपुर्द है। टेक्स्ट मैसेज, इंटरनेट कहाँ चलना है, कहाँ वेबसाइट बंद होनी है, पीटीआई की वेबसाइट कितनी देर बंद रखनी है, कब बंद कर देनी है, क्या कुछ करना है, ये सब कुछ मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ साहब के इख्तियार में है। आपका जो डाटा का सर्वर है नादरा का सारा, वो लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर साहब के हाथ में है। और आपका जो ईएमएस सिस्टम है, इलेक्शन या आरएमएस उसे आजकल कह रहे हैं शायद, वो जो सिस्टम है वो कर्नल रिटायर्ड साद साहब के हाथ में है। तो आपका ये वाले सिस्टम तो सारे हाथ में है, लेकिन आपने जहन में क्या रखना है कि बैलेट पेपर आपके हाथ में है। अगर आप जाएंगे, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आप वोट डालेंगे तो ये तमाम महफूज हाथ जो हैं वो गैर महफूज हो जाएंगे और कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आपके वोट का। आप वोट कास्ट कर दें एक दफ़ा सही तरीके से, दुरुस्त तरीके से, तो फिर कुछ नहीं हो सकेगा। अभी तक के लिए इतना ही। इसके बाद अगले व्लॉग में जो दूसरी खबरें रह गई उसके ऊपर बात करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।